नमस्कार साथियों, टेक पीक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में थियरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की, जिसमें हमने आपको बता दिया था कि फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है और हमको फर्स्ट यूनिट को कैसे पढ़ना है। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट को हमने ब्रॉडली 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया था। उन पाँचों टॉपिक्स के अलग अलग सब टॉपिक्स भी थे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो था लैंग्वेज, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें कि आपने देखा था कि टोटल 3 या 4 सब टॉपिक्स थे। तो देख लेते हैं। थियरी ऑफ कंप्यूटेशन मीन्स इंट्रोडक्शन टू थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। हमने को कल बताया था थियरी ऑफ कंप्यूटेशन मीन्स क्या होता है। मीन्स हम जो भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, मीन्स हम चाहते हैं कि हमारे जो टास्क हैं वो ईजिली परफॉर्म हो, एफिशिएंटली परफॉर्म हो। इसके लिए हमको क्या करना होता है, इसके लिए हमें कंप्यूटर की हेल्प लेनी होती है और कंप्यूटर से इंटरेक्शन परफॉर्म करना होता है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो ये सब चीज़ें तो बात की बात है। पहले तो हमको ये जानना है कि हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं या जो भी वर्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो वर्क हम परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कंप्यूटेशन का मतलब ये है कि हम एक एनालिसिस करेंगे कि हम कंप्यूटेशन करने जा रहे हैं, कंप्यूटेशन होगा कि नहीं। या बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कंप्यूटेशन का मतलब यह है कि हम कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो भी ठीक है। तो उसके लिए हमको थोड़ी सी कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना है, जिसको कि हम कहते हैं कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसी में आगे आता है कंप्यूटेबिलिटी क्या होती है। हमने आपको कल बताया था, ये आपका एक सब टॉपिक है। अगर हम कंप्यूटेबिलिटी के बारे में बात करें तो कोई भी रियल वर्ल्ड टास्क या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्वेबल है कि नहीं है, कंप्यूटेबल है कि नहीं है, इसके बारे में अगर हम एनालिसिस करें तो उस पूरे एनालिसिस को हम कहेंगे कि ये हमारा पूरा जो फेनोमेनन है ये कंप्यूटेबिलिटी कही जाती है, ठीक है। इसका मतलब सिंपली इफ़ एनी प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल और नॉट, या आप कह सकते हो कि एनी प्रॉब्लम इज कंप्यूटेबल और नॉट, ठीक है। अगर कंप्यूटेबल है तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये कंप्यूटेबल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कंप्यूटेबल नहीं है तो इसको हम कहेंगे कि ये कंप्यूटेबल नहीं है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि अभी तक हमने सॉल्व नहीं की है, कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो कंप्यूटेबिलिटी का मतलब सिंपली ये है कि हम एनालिसिस करें पहले कि हम जो टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, हमारा जो गोल है अपने टास्क को ईजिली और इफ़िशिएंटली परफॉर्म करना, अपने वर्क को कंप्यूटर की हेल्प से अच्छे से परफॉर्म करना, जो कि मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट दे ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तो प्रॉब्लम को एनालिसिस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए हमारे पास जो टर्म है वो है कंप्यूटेबिलिटी, ठीक है। कंप्यूटेबिलिटी ये बताता है कि कोई प्रॉब्लम या कोई वर्क परफॉर्म करने लायक है कि नहीं, हम उसको उस टास्क को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सॉल्वेबल है कि नहीं है, इसको हम कहते हैं, इसी को हम कहेंगे कि हमारा प्रॉब्लम कंप्यूटेबल है या नहीं है, ठीक है। अब इस पूरी कंप्यूटेबिलिटी को फिर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं पढ़ने के, जिससे कि हमको थोड़ा सा ईजी हो जाए स्टडी करने में। तो हम हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है उसको कहते हैं ट्रैक्टेबल, दूसरी जो होती है उसको कहते हैं इनट्रैक्टेबल, और तीसरा अनकम्प्यूटेबल, ठीक है। ये कुछ 3 आपको नए वर्ड मिल रहे होंगे, अभी हम बताते हैं क्या क्या है। अब समझिए ट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है, इनट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है और अनकम्प्यूटेबल का मतलब क्या होता है, हम देखेंगे। ट्रैक्टेबल मतलब सपोज कर लीजिए कोई एक प्रॉब्लम है, सपोज कर लीजिए हमको एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, ये भी एक प्रॉब्लम ही है। एडिशन ऑफ 2 नंबर हमें करना है तो हम कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। तो इसका मतलब इसके ये सॉल्वेबल है कि नहीं है,
सॉल्वेबल है, बिल्कुल है। और हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो रिसोर्सेज यूज़ होंगे वो कितने यूज़ होंगे, बहुत कम या मिनिमम रिसोर्स आप कह सकते हो कि मिनिमम रिसोर्स यूज़ करके हम उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सॉल्वेबल भी है और रिसोर्स भी मिनिमम यूज़ करके हम सॉल्व कर ले रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारी ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्वेबल है, मीन्स थियोरेटिकली सॉल्वेबल है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करने जाते हैं तो मैक्सिमम रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और वो सॉल्व करने में थोड़ा सा उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो हमारी प्रॉब्लम इनट्रैक्टेबल है। और तीसरा, अनकम्प्यूटेबल, ऐसी प्रॉब्लम जो कि थियोरेटिकली भी अनसॉल्वेबल है और प्रैक्टिकली, तो जब थियोरेटिकली नहीं है तो प्रैक्टिकली सॉल्वेबल होगी नहीं। तो ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें तो थियोरेटिकली आपका जो ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है वो राइट है, सही है, सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये अगर थियोरेटिकली सॉल्वेबल है और प्रैक्टिकली भी सॉल्वेबल है इजीली, तो हम कहेंगे वो ट्रैक्टेबल है। अब इनट्रैक्टेबल में थियोरेटिकली तो सॉल्वेबल है, मीन्स जो हमारी थियरीज बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करें तो हम मान लेंगे कि हाँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होती है कि ये सॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और अगर सॉल्व होती है तो मैक्सिमम रिसोर्सेज ये यूज़ करती है, ठीक है। और जो इनकम्प्यूटेबल है ये तो न तो थियोरेटिकली न तो प्रैक्टिकली सॉल्वेबल होती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सपोज यहाँ पर हम एडिशन ऑफ टू नंबर कोई ले लें, या हम सपोज कर लीजिए वेब सर्च की बात कर रहे हैं, वेब सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है। वेब सर्च थ्योरेटिकली भी सॉल्वेबल है, थ्योरेटिकली आप ये पॉसिबल है ही, प्रैक्टिकली भी आपका पॉसिबल है, और हमने इसको इसका एग्जांपल देख लिया। ये हो गया वेब सर्च के बारे में। अब दूसरा, इनट्रैक्टेबल क्या होता है, और ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे सर्वर से कम्युनिकेशन, ठीक है, किसी से टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। अब के टाइम पर तो ये ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम हो गई है। अगर हम थोड़ा सा 20 साल या 25 साल पीछे जाएँ तो जब मोबाइल एरा बहुत, मतलब मोबाइल्स बहुत कम यूज़ होती थी, सब उस समय टेलीफोनिक मीन्स वायर्ड कनेक्शन होते थे, टेलीफोन लाइंस होती थी, उनके थ्रू कम्युनिकेशन परफॉर्म होता था। तो हम चाहें कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के थ्रू विद इन टाइम कम्युनिकेट कर लें। इस टाइम पर क्या है, उसका मोबाइल नंबर है हमारे पास, हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं विद इन टाइम, ठीक है। लेकिन जब टेलीफोन लाइन्स हुआ करती थी तो वहाँ पर कभी कभी ये होता था कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में एक एसटीडी या टेलीफोन बूथ होता था, वहाँ से हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करते थे। तो जिस बंदे से हमें बात करनी है पहले हम उस पर कॉल करके बताते थे कि हमें इस बंदे से बात करनी है, फला टाइम पर फला डेट को, आप उसको प्लीज़ बुला लीजिएगा। तो वो बुलाता था तो फिर उससे बात होती थी ना। तो ये पिछला कुछ है। तो उस टाइम पर क्या था, ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल इनट्रैक्टेबल थी, लेकिन इस टाइम पर क्या है, ये प्रॉब्लम ट्रैक्टेबल हो गई। तो ये एग्जाम्पल्स थे कुछ। दूसरा, इनट्रैक्टेबल में क्या है, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, या आप कह सकते हो, सॉरी इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकली थोड़ा सा हार्ड टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब एग्जांपल, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको पता है कि हमारा जो एक पासवर्ड जो हम भूल गए हैं किसी स्पेसिफिक साइट का या कहीं का भी, सपोज आपके पास कोई एक 4 डिजिट पासवर्ड था, उसको आप भूल गए और आपको ये पता है कि 0 से लेकर 9 तक के ही बीच में वो डिजिट्स थे। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम किसी पासवर्ड को रिकवर करने जा रहे हैं और उसमें हमको कुछ ऑप्शंस पता है कि हाँ क्या क्या हो सकता है, तो हम उसको रिकवर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर एफर्ट ना। हम जितनी एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम वो सॉल्वेबल होगी कि नहीं। तो इसका मतलब हम एग्जाम्पल में इसको ले सकते हैं। सपोज कर लीजिए एक डिक्रिप्शन प्रोसेस होता है, अभी बताते हैं क्या होता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन प्रोसेस इंटैक्टेबल होता है, ये थ्योरेटिकली तो सॉल्वेबल है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होता है। डिक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि सपोज आपने किसी एक स्पेसिफिक मैसेज को या डेटा आइटम्स को आपने क्या किया हुआ है, किसी पासवर्ड के थ्रू या किसी स्पेसिफिक एल्गोरिदम के थ्रू आपने क्या किया, उसको हाइड कर दिया। अब आप चाहते हो या कोई थर्ड पर्सन चाहता है कि आपने जो डेटा हाइड किया हुआ है उसको हम
रीगेन कर ले। तो रीगेन करने के प्रोसेस को ही डिक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो रीगेनिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स की ज़रूरत होगी, रीगेन करने के लिए कुछ पासवर्ड्स की ज़रूरत होगी। अगर वो सारा कुछ है तो आपका जो थर्ड पर्सन है वो डिक्रिप्ट इजीली कर लेगा, ठीक है। और अगर वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो डिक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये जो आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है इस पर एक क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है कि ये अप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। अनकम्प्यूटेबल प्रॉब्लम्स, ये आपके लिए होमवर्क है। आप बताएंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, चाहे वो मैथमेटिक्स की, चाहे साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री, किसी की भी, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है, ठीक है। तो आप एक प्रॉब्लम ऐसी बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये आपका जो कोई अनकम्प्यूटेबल प्रॉब्लम, चाहे वो मैथमेटिक्स की, चाहे फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, किसी भी एरिया की ऐसी प्रॉब्लम बताइएगा जो कि अनसॉल्वेबल। एक एग्जांपल लेके हम आपको भी थोड़ा सा बता देते हैं, वो आपको नहीं बताना है। जैसे ह्यूमन ब्रेन की मैपिंग, ठीक है। आपको पता है ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स के थ्रू ही डेटा स्टोर होता है। तो अब जैसे कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करने के बाद हम जब भी चाहते हैं रिट्रीव कर लेते हैं। हमारा जो माइंड है वो भी डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन्स। अब हम चाहें या ह्यूमन बींग्स चाहें कि हमारे माइंड में या हमारा जो एक तरह से दिमाग है उसमें जो न्यूरॉन्स हैं उनसे डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर लें और जान जाएं कि क्या क्या स्टोर हुआ है। तो ये अभी तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया है ना। थ्योरेटिकली तो हमको पता चल गया कि हाँ न्यूरॉन्स में हम डेटा को स्टोर करते हैं, मीन्स में हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग है वो न्यूरॉन्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। और उस न्यूरॉन को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लें और उसको एनालिसिस करें तो हमको पता चल जाए कि कौन सा डेटा स्टोर हुआ था, कब स्टोर हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा आप बताएंगे कि और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो अनकम्प्यूटेबल हैं, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेबिलिटी थियरी या इंट्रोडक्शन टू थियरी ऑफ कंप्यूटेशन में था। पहला तो हो गया कंप्यूटेबिलिटी। दूसरा टॉपिक था आपका कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या होता है? कंप्यूटेबिलिटी समझ में आई? एक बार फिर से जान लीजिए कंप्यूटेबिलिटी क्या है। कंप्यूटेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है तो वो सॉल्वेबल है या नहीं है, ये बताना। अब सॉल्वेबल है या नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम है उसको हम एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करने के टाइम पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 3 कैटेगरी की प्रॉब्लम मिल रही है। पहली कैटेगरी टेक्टेबल, जिसको कि हम ये कहते हैं कि वो थ्योरेटिकली भी पॉसिबल है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल वेब सर्च का हो गया, वेब सर्चिंग आप आसानी से कर लेते हो। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो गया, इस टाइम पर उसको भी आप आसानी से कर लेते हो। तो ये क्या है, टेक्टेबल प्रॉब्लम है, इनको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा इनटेक्टेबल प्रॉब्लम। इनटेक्टेबल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? ऐसी प्रॉब्लम्स जो थ्योरेटिकली पॉसिबल है सॉल्व करना, लेकिन उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, हार्ड टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है। हार्ड या कह सकते हो, आप कह सकते हो वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट ना। फॉर एग्जांपल डिक्रिप्शन का हो गया, ठीक है। अगर हम 20-25 साल पहले जाएं तो मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में बात की जा रही थी, तो उस टाइम पर भी आपका बहुत टफ था मोबाइल कम्युनिकेशन, है ना। तो वो इनटेक्टेबल प्रॉब्लम में आ गई। तीसरा अनकम्प्यूटेबल। अनकम्प्यूटेबल का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम जिसको कि हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली किसी भी तरीके से, मीन्स हमारी थियरी भी उसको सॉल्व करने में फेल हो जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम अनकम्प्यूटेबल है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटेबिलिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? अब सपोज कर लीजिए, एक तो ये एक कैटेगरी जिसको कि हम कहेंगे कंप्यूटेबल ना, कंप्यूटेबल है ये। कंप्यूटेबल में टेक्टेबल और इनटेक्टेबल आ गई। अब कंप्यूटेबल, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम कंप्यूटेबल है, ठीक है, तो उसको कंप्यूट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हाउ मच रिसोर्सेज विल बी नीडेड, ठीक है, कितने रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब उन रिसोर्स के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि हमारी प्रॉब्लम कितनी हार्ड इनफ है कि हम उसको सॉल्व कर पाएँ, और इसी हार्डनेस को हम कहते हैं कि ये हमारे प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली टाइम और स्पेस के फॉर्म में हम कहते हैं कि हमारा
कितना टाइम लग रहा है और कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने में, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये एक ब्रॉड टॉपिक है, इसको आप डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जिससे कि DAA डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, उसमें पढ़ेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पर इतना समझना है कि कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम कितना टाइम कंज्यूमिंग है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इन पूरे कैलकुलेशंस को हम कहते हैं कि ये हमारे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा तो हम कहेंगे कि मोर कॉम्प्लेक्स है। बहुत कम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत कम स्पेस भी लगेगा तो हम कहेंगे कि ये लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आगे आप जब पढ़ेंगे इसको तो अलग अलग नोटेशंस भी यूज़ होते हैं। एल्गोरिदम आप डिज़ाइन करते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए अब अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम कंप्यूटेबल है तो उस कंप्यूटेबल प्रॉब्लम को ह्यूमन बीइंग सॉल्व कर रहा है। अब जब ह्यूमन बीइंग सॉल्व करता है तो उसका एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर होता है। जैसे आपको चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए आप क्या करते हो, एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो इंस्ट्रक्शंस। सपोज आपने सबसे पहले बर्नर ऑन किया, पानी गर्म किया, दूध गर्म किया, या पानी में ही पहले आपने चाय पत्ती डाल दी, फिर चीनी डाला, फिर उसको उबलने दिया, फिर आपने लास्ट में दूध डाला और फिर चाय को छन्नी के थ्रू छान के आपने सर्व कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्वेबल है तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे जाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो हो रहे हैं, उन स्टेप्स के कलेक्शन को ही हम क्या कह देते हैं, एल्गोरिदम कह देते हैं, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर नहीं था, लेकिन अगर आपको कंप्यूटेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात की जा रही है तो एल्गोरिदम भी बात करना जरूरी है, एल्गोरिदम के बारे में भी। तो ये हो गया आपका एल्गोरिदम कंप्यूटेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है। हमेशा जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एल्गोरिदम की होती है। मीन्स अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्वेबल है तो हम क्या करते हैं, उसकी एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लेते हैं। अब जब आप एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं तब आप एनालिसिस करते हैं कि हमने जो एल्गोरिदम डिज़ाइन की वो कितना टाइम कंज्यूम कर रही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो वो हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी था। इसके बाद आपके सिलेबस का अगला टॉपिक था आई थिंक ऑटोमेटा ना। हालांकि आपके सिलेबस में पहले ही दिया है लेकिन हम इसको थर्ड पॉइंट पर पढ़ रहे हैं। ऑटोमेटा होता क्या है? अब आप हमेशा अपने गोल को माइंड में रख के ही पढ़ेंगे। आपका गोल क्या है? अल्टीमेट गोल चीज़ों को ऑटोमेट कर देना, है ना। मतलब जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व करना विथ लेस ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू हम प्रॉब्लम्स को या रियल वर्ल्ड वर्क्स को सॉल्व करेंगे, रियल वर्ल्ड वर्क्स को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब जब आपने एनालिसिस कर लिया प्रॉब्लम को बता दिया कि ये सॉल्वेबल है, ये इनसॉल्वेबल है, या ये कंप्यूटेबल है, ये अनकंप्यूटेबल है, तो जो प्रॉब्लम्स कंप्यूटेबल हैं उन कंप्यूटेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एक मशीन बनानी पड़ेगी। आपको पता है मशीन क्या है? मशीन वो है जो ह्यूमन के एफर्ट को कम कर देता है ना। कुछ भी आप करने जा रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो, कोई टास्क परफॉर्म करने जा रहे हो, अगर आप मशीन की हेल्प लोगे तो आपके एफर्ट को वो कम कर देगा और प्रॉब्लम को या वर्क को परफॉर्म भी कर लेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटा क्या है? एक मशीन है। आप एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। जब आपने पढ़ लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, कंप्यूटेबल है, तो आप उस कंप्यूटेबल प्रॉब्लम के लिए एक मशीन डिज़ाइन करेंगे, एक ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। मीन्स उसी मशीन को ही हम कहेंगे कि ये हमारा ऑटोमेटा है, ठीक है। अब ऑटोमेटा एक्चुअल में है क्या? आपको पता चल गया ऑटोमेटा क्या है। एक मशीन है जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। चलिए, अब ये अगर मशीन है तो कोई भी मशीन हो, उस मशीन को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से स्टडी कर सकते हो, है ना। तो अब आपकी जो मशीन है
उस मशीन के बारे में हमें स्टडी करना है। तो अभी ये समझ में आया कि ऑटोमेटा क्या है। ऑटोमेटा एक मशीन है जो कि ह्यूमन के एफर्ट को कम कर देता है। अब सिंपल सी मशीन के बारे में बात करें, ऑटोमेटा सिंपली कहिए मशीन को ही हम ऑटोमेटा कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब कोई मशीन है, उस मशीन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उस तरह से आपका जो ऑटोमेटा है, ऑटोमेटा के भी अलग अलग पार्ट्स होंगे। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी ऑटोमेटा के बारे में ब्रीफ डिस्कशन होगा जब आप पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक इस यूनिट का। अभी तो ये फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। उसमें आपने पढ़ लिया कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेबिलिटी, फिर कॉम्प्लेक्सिटी, फिर ऑटोमेटा। कंप्यूटेबिलिटी क्या है, कोई प्रॉब्लम कंप्यूटेबल है कि नहीं है इसके बारे में एनालिसिस करना है। कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्वेबल है या कंप्यूटेबल है तो उसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है। ऑटोमेटा एक मशीन है, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्वेबल है तो उस सॉल्वेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक डिज़ाइन तैयार करेंगे, एक ऑटोमेटा बनाएंगे जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो ऑटोमेटा क्या हो गया, एक मशीन हो गई, उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला टॉपिक मीन्स पहले यूनिट का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। कुल कितने टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ें थी, कंप्यूटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑटोमेटा। तीनों क्लियर है सबको, आई थिंक सबको क्लियर होगा। कंप्यूटेबिलिटी क्या होती है, फिर से रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कंप्यूटेबिलिटी क्या है, किसी प्रॉब्लम को हम ये बताएं एनालिसिस के थ्रू कि उसको हम कंप्यूट कर सकते हैं कि नहीं, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा हमारा सोल्यूशन, मीन्स हमारा जो प्रोसीजर है सॉल्व करने का वो प्रोसीजर कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कितना टाइम लेगा, कितना स्पेस लेगा, कितने रिसोर्सेज यूज़ करेगा, वो सारा कॉम्प्लेक्सिटी में आ गया। अब आपने एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लिया, मीन्स आपने कॉम्प्लेक्सिटी बता दी, तो आपको एक मशीन बनानी पड़ेगी जिससे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसी मशीन को हम कहते हैं ऑटोमेटा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की जो कि आपका है लैंग्वेज, ठीक है। चलिए लैंग्वेज के बारे में हम लोग देखते हैं। लैंग्वेज में पहला टॉपिक जो था वो था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स, और क्या था, सिंबल्स, और क्या था, स्ट्रिंग, और क्या था, फॉर्मल लैंग्वेज। ये कुछ 4 टॉपिक हैं। पहला तो अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है, अब जैसे हम कोई लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम उसकी वर्णमाला या उसके अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमारा जो दूसरा सब टॉपिक था इस यूनिट का लैंग्वेज था। इस लैंग्वेज के ही ये सब टॉपिक है। तो अगर हम कोई लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं तो उस लैंग्वेज में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे, कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होंगे, स्ट्रिंग क्या होती है और फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो थियरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों यूज़ होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे वो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ये दोनों मीन्स कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज के दोनों यूज़ होंगे, ठीक है। आपके इस लैंग्वेज में जो थियरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की बात की जा रही है, ठीक है। कुछ सिंबल्स भी यूज़ होंगे, ठीक है। कुछ सिंबल्स में जैसे आपका फाई, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कोलन, ये कुछ सिंबल्स हैं स्पेसिफिक ना। तो आप स्पेशल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स ETC, और भी कुछ सिंबल्स होते हैं। आप आगे आपको पता चलता रहेगा कि हम कौन कौन से सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं। ये तो आप कह सकते हो कि इनका कोई स्पेसिफिक कलेक्शन नहीं है, लेकिन ये जो सिंबल्स होते हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
अगला स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे सपोज कर लीजिए एक लैंग्वेज है, सपोज इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज और आपकी यहाँ जो टेफल के बारे में बात हो रही है, टेफल की लैंग्वेज यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब आपको सीखना है तो अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं आपने देख लिया, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वही इंग्लिश लैंग्वेज के ही अल्फ़ाबेट्स यहाँ भी यूज़ हो रहे हैं। अब अल्फ़ाबेट्स पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ते हो, वर्ड्स को पढ़ते हो, है ना। ये वर्ड्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल अल्फ़ाबेट्स। आ रही बात समझ में, इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल अल्फ़ाबेट्स। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ऑन, ओ एन ऑन, ओ एफ एफ ऑफ, ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स का ही तो कलेक्शन है। आपने दो अल्फ़ाबेट्स ओ एन दोनों को एक साथ रख लिया, एक कलेक्शन बन गया, वो क्या हो गया, वर्ड हो गया। अब लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो। जैसे ए बी सी, ये भी एक कलेक्शन ही है, लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। मीनिंग तो वैसे बहुत ही निकलती है, लेकिन जो आपकी वोकेबलरी है, जो आपकी डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं मिल रही है ना, तो हम कहते हैं कि ये हमारा कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। तो वर्ड क्या होता है, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। सिमिलरली यहाँ पर जो लैंग्वेज है टेफल में, उसमें वर्ड की जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, यहाँ पर क्या था, वर्ड मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रिंग है इसको सिंपली हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स को ही हम स्ट्रिंग कह देते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग कितने टाइप की होती है इसको भी हमको जानना है। जैसे हम वर्ड्स पढ़ते थे, वर्ड में अलग अलग टाइप था, आपने पढ़ा है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन, ये तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच थे ना। वैसे ही यहाँ पर जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग दो ही टाइप की होती है। पहली जो है इसको हम कहते हैं फाइनाइट स्ट्रिंग, फाइनाइट स्ट्रिंग, और जो दूसरी होती है वो इनफाइनाइट स्ट्रिंग, ठीक है। पहली फाइनाइट स्ट्रिंग और दूसरी इनफाइनाइट स्ट्रिंग। अब फाइनाइट स्ट्रिंग होती क्या है और इनफाइनाइट स्ट्रिंग होती क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइनाइट स्ट्रिंग का मतलब, इसमें स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, इसका मतलब इसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे, है ना, अल्फ़ाबेट्स किसी स्पेसिफिक नंबर में होंगे। अगर किसी स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं वो लिमिटेड हैं, काउंटेबल हैं, तो हम कहेंगे कि वो हमारे स्ट्रिंग फाइनाइट स्ट्रिंग है, ठीक है। और दूसरा इनफाइनाइट स्ट्रिंग का मतलब क्या है, अगर हमारे स्ट्रिंग में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी स्ट्रिंग इनफाइनाइट है। हम एग्जांपल लेके देखते हैं, चलिए फिर से हम देख लेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, एग्जांपल के थ्रू भी हम समझेंगे क्या होती है फाइनाइट स्ट्रिंग, क्या होती है इनफाइनाइट स्ट्रिंग। पहले तो फाइनाइट स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे फाइनाइट स्ट्रिंग, सपोज कर लीजिए आपने एक स्ट्रिंग बना दी ए बी, ये आपकी एक स्ट्रिंग बन गई, है ना। और दूसरा ए बी सी, दूसरी स्ट्रिंग बन गई, या ए ये तीसरी स्ट्रिंग बन गई। अब इन स्ट्रिंग्स में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, तीन तीन तीन, यहाँ हो सकता है दो ही हो
कुछ भी हो, मतलब 4 भी हो सकते हैं, कितने भी, लेकिन वो काउंटेबल हों। जैसे इसमें नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, काउंटेबल है 3, मतलब हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी स्ट्रिंग फाइनाइट स्ट्रिंग है। अब अगर हम इनफाइनाइट की बात करें, इनफाइनाइट क्या होगी, इनफाइनाइट स्ट्रिंग, सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों इक्वल है। ध्यान से समझिए, हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों इक्वल है। इस टाइप की कितनी स्ट्रिंग बन सकती हैं, फिर से सुनिए, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों इक्वल हैं, तो पहली स्ट्रिंग क्या बनेगी, ए बी, दूसरी क्या बनेगी, बी ए, तीसरी क्या बनेगी, ए बी बी, तीसरी क्या बनेगी, चौथी ए बी, और क्या बन सकता है, बी ए, और क्या बन सकता है, बी ए। इस तरह से बहुत सारी स्ट्रिंग मीन्स इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बन सकती हैं सिर्फ इतने फ्रेज से। हमने क्या बताया, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी बता दी, और उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि अब ये जो स्ट्रिंग है ये इनफाइनाइट है ना। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की बात करें तो ये तो फाइनाइट है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रिंग इनफाइनाइट है ना। तो फाइनाइट स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, काउंटेबल हो, उनको हम कहेंगे फाइनाइट स्ट्रिंग, और जिसमें नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स अनलिमिटेड हो, अनकाउंटेबल हो, उनको हम कहेंगे कि ये हमारी स्ट्रिंग क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है। अब अगला टॉपिक था फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है, अब सपोज कर लीजिए यही आपका जो स्ट्रिंग है, इसी को हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं। सपोज आपके पास एक लैंग्वेज एल है, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, जिसमें कि एक वर्ड है डब्लू, और डब्लू में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने टाइप के, 2 टाइप के अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है। और इस डब्लू की प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ ए इक्वल्स नंबर ऑफ बी। ठीक है। आपने इस फॉर्म में अपनी इस पूरी स्ट्रिंग को लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक लैंग्वेज बन गई। और कौन सी लैंग्वेज, एक दूसरी लैंग्वेज सपोज कर लीजिए, ये तो हो गई आपकी पहली लैंग्वेज। एक और लैंग्वेज हम लिखते हैं, सपोज कर लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग डब्लू है जिसमें कि 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, ए और बी। ठीक है। और नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी। ठीक है, या अलग अलग लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ए मॉडुलस 2 इक्वल्स 0, नंबर ऑफ बी मॉडुलस 2 इक्वल्स 0। ये हमने एक लैंग्वेज लिख ली। अब देखिए इसमें क्या है, एक स्ट्रिंग है डब्लू जिसमें कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने यूज़ हो रहे हैं, 2 ही यूज़ हो रहे हैं, मीन्स 2 टाइप के अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, ए और बी। नंबर ऑफ ए मॉडुलस 2, इसका मतलब ये है कि अगर हम नंबर ऑफ ए जो है, सपोज नंबर ऑफ ए 5 ए है, तो 5 हो गया नंबर ऑफ ए, मॉडुलस 2 इक्वल्स 0। मॉडुलस 2 का मतलब उस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 0 आ जाए। इसका मतलब 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर नंबर इवन है ना। तो इसका मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों इवन है ना। इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी आपकी किसी स्ट्रिंग में है, उस स्ट्रिंग को हम इस लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया लैंग्वेज के बारे में, मीन्स हम स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी को लैंग्वेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो उसी को हम कह देते हैं कि हमारा ये एक लैंग्वेज बन गई है, फॉर्मल लैंग्वेज ना। ठीक है, आगे हम और डिस्कस करेंगे, अभी तो यहाँ पे बस इतना ही समझना है कि स्ट्रिंग को हम लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम
रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। पहला टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन टू थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें कंप्यूटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और ऑटोमेटा था। दूसरा टॉपिक क्या था? लैंग्वेज। लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स, दूसरा सिंबल्स, तीसरा स्ट्रिंग, चौथा फॉर्मल लैंग्वेज। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा फाइनाइट ऑटोमेटा या डीएफए और एनएफए। ठीक है, तो हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डीएफए एंड एनएफए। चलिए, डीएफए क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले टॉपिक में आपने पढ़ा कंप्यूटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑटोमेटा। उसी ऑटोमेटा का यहाँ पर हमें थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लेना है। ब्रीफ नॉलेज का मतलब जो ऑटोमेटा वहाँ थी, मीन्स जो मशीन था, उस मशीन के बारे में और आगे जानना है कि उस मशीन में कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे उसको हम यूज़ करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डीएफए का फुल फॉर्म जो होता है, इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। ठीक है, अब देखिए कोई भी ऑटोमेटा आपने देखा होगा, प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, और जब भी आप फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ने जाएंगे तो उसका सबसे पहले आपको पढ़ना है डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ना है। डेफिनेशन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि डीएफए है क्या, फिर उसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे। ठीक है, तो डीएफए है क्या? एक मशीन है, और अगर मशीन है तो उसके अलग अलग पार्ट्स भी होंगे। ठीक है, तो आपका जो डीएफए है इसके कुल 5 पार्ट है। ठीक है, और वो क्या है? उनको हम पांचों पार्ट्स को 5 टपल कहते हैं। 5 टपल कहते हैं, पांचों पार्ट्स को हम 5 टपल्स कहते हैं। पहला आपका क्या है? कैपिटल क्यू, दूसरा क्या है? सिग्मा, तीसरा क्या है? डेल्टा, चौथा क्यू नॉट, और पांचवा एफ, या कहीं कहीं क्यू एफ भी दिया है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए कैपिटल क्यू क्या है? कैपिटल क्यू है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट्स का मतलब क्या है? अब जैसे कोई मशीन है, हमारी मशीन अलग अलग स्टेट में होती है। जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल एक मशीन है, आप चला रहे हो उसको, इसका मतलब वो रनिंग स्टेट में है, वो खड़ी है, इसका मतलब वो स्टॉप स्टेट में है। उस तरह से जितनी भी मशीन्स होती हैं उन सभी का अलग अलग स्टेट होता है, कि वो रनिंग में है, कि स्टॉप है, कि और कुछ कर रही है, क्या स्टेट्स, कितने टाइप के स्टेट हो सकते हैं किसी भी मशीन के। उसी को हम एक कलेक्शन बना लिया हमने, एक सेट बना लिया, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वो वही सेट थियरी वाला ही सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हो गया कैपिटल क्यू। सिग्मा क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल, ये क्या होता है? अगर आपके पास कोई मशीन है तो बिना इनपुट दिए तो वो चलेगी नहीं, तो हम कितने टाइप का इनपुट उस मशीन में डाल सकते हैं, कितने टाइप का इनपुट हम उस मशीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, कितने टाइप का, है ना? तो कितने टाइप का इनपुट हम दे सकते हैं, उस टाइप्स ऑफ इनपुट को हमने क्या कर लिया, एक सेट में रख लिया, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल बना के। जैसे आपका बल्ब है, बल्ब भी एक मशीन ही है। अब बल्ब में हम इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब उसको हमने इनपुट क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हो या तो ऑन या तो ऑफ, तो आपने अगर 0 इनपुट दिया इसका मतलब ऑफ है, आपका बल्ब ऑफ स्टेट में है।
अब आपने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दिया, इसका मतलब आपने इनपुट क्या दे दिया 1, आपने जब जैसे ही 1 दिया आपका बल्ब ऑन स्टेट में आ गया। तो इनपुट पर स्टेट डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि मशीन का कितना स्टेट हो सकता है, कितने मैक्सिमम स्टेट हो सकते हैं उनको एक सेट में रख लिया, और कितने इनपुट हो सकते हैं मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए उसको हमने एक और सेट में रख लिया। तो ये दो सेट है, सेट ऑफ स्टेट और सेट ऑफ इनपुट सिंबल, और ये हमेशा फाइनाइट होंगे। ऐसा नहीं कोई मशीन ऐसी है जिसमें कि नंबर ऑफ स्टेट्स इनफाइनाइट हो गए, नंबर ऑफ इनपुट सिंबल भी इनफाइनाइट हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर वर्ड लिखा जा रहा है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स और फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल, ठीक है। डेल्टा, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन। ये क्या होता है, इसी को हम सिंपली कह देते हैं कि दिस इज द ब्रेन ऑफ मशीन, है ना। ट्रांजिशन फंक्शन को ही हम मशीन का दिमाग कहते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन ही ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर इनपुट को मिलने पर हम या मशीन किस स्टेट में जाएगी या कौन सा टास्क परफॉर्म करेगी, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन का काम क्या है, ये बताना कि अगर कोई इनपुट मिल रहा है और मशीन उस टाइम पर किस स्टेट में है तो उसको आगे क्या करना है, किस स्टेट में जाना है, ये बताने का काम कौन करता है, ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। तो स्टेट और इनपुट सिंबल, इन दोनों से आपकी मशीन आगे कहाँ ट्रांसमिट होगी, इसको आगे कहाँ ट्रांजिट करेगी, कहाँ मूव करेगी, इसको बताने का काम ट्रांजिशन फंक्शन करता है, और इसी को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ मशीन, ठीक है। अगला है क्यू नॉट, ये आपका बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। अगर हमने ये बता दिया कि क्यू नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, इसका मतलब कैपिटल क्यू क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, इसका मतलब, और आपको ये पता है कैपिटल क्यू फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट है, और आपने यहाँ देखा कि क्यू नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, इसका मतलब क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट एक स्टेट है ना। आपने यहाँ पर लिखा क्यू नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, और आपको पहले से ही पता है कैपिटल क्यू क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब क्यू नॉट क्या है, एक स्टेट है। और ये किस टाइप का स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, ये एक इनिशियल स्टेट है। मीन्स किसी मशीन का सबसे वेरी फर्स्ट स्टेट कौन सा होगा, उसी को हम कहते हैं इनिशियल स्टेट। और एफ क्या है, एफ इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल क्यू, इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल क्यू क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, और एफ इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल क्यू, इसका मतलब ये क्या है, एफ भी एक सेट है किसका, स्टेट्स का। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अगर ये फाइनाइट है इसका सबसेट भी फाइनाइट ही होगा, और इसको कहते हैं फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट, फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, ठीक है। ये आपका हो गया पांचों टपल। किसी भी मशीन को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उस मशीन को इन 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, फिर हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी को हम कहते हैं 5 टपल। हमारे ऑटोमेटा की यही फॉर्मल डेफिनेशन है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटा, तो आप सिंपली लिखिए ऑटोमेटा इज अ मशीन हैविंग 5 टपल्स, कैपिटल क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट, एफ, और इन पांचों को आप डिफाइन कर दीजिए कि कैपिटल क्यू क्या है, सिग्मा क्या है, डेल्टा क्या है, क्यू नॉट क्या है और एफ क्या है, ठीक है। ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा, मीन्स डीएफए ही नहीं, आप कह सकते हो कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा का, यहाँ से मैं बता देता हूँ, ये आपका है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा की ये फॉर्मल डेफिनेशन है। फाइनाइट ऑटोमेटा के 2 पार्ट होते हैं, एक डीएफए और दूसरा एनएफए। तो अगर आपने फाइनाइट ऑटोमेटा का फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लिया, इसका मतलब डीएफए और एनएफए दोनों की फॉर्मल डेफिनेशन यही होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है फॉर्मल डेफिनेशन, और उसके बाद फिर हम एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मीन्स थर्ड टॉपिक में जो जो चीज़ें बच रही हैं, और फोर्थ और फिफ्थ साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।